अयोध्या गैंगरेप कांड के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। प्रशासन की टीम सुबह 11 बजे बुलडोजर लेकर उसके घर पहुंची। पहले टीम ने पैमाइश की और बाकी जानकारियां इकट्ठा की और फिर बेकरी की अवैध बनाई गई बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चला। ऐसे में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। इससे पहले सुबह ही मोहित खान की बेकरी पर खाद्य विभाग की टीम ने भी छापेमारी की थी। टीम ने 4 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और फिर बेकरी को सील कर दिया। इधर पुलिस ने 2 और सपा नेताओं समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में भद्रसा नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा और एक अन्य है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता की मां के साथ लखनऊ में मुलाकात की थी। अयोध्या के भद्रसा में हुए गैंगरेप कांड पर योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मूड में है। मुख्य आरोपी की संपत्ति की जांच शुरू हुई। इसके अलावा आरोपी के साथ ही सपा नेता और नगर पंचायत भद्रसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। अब बुलडोजर एक्शन के मूड में आ चुका है। बेकरी से पहले बेकरी की वगैरह भी करके अब क्या तैयारी समय है? और भी अन्य बिल्डिंगें हैं जो तमाम ऐसी संपत्तियां हैं, जो भी है वो एक्शन लेंगे। इसको गिराने का आदेश हो चुका है। हाँ, देख रहे हैं आइडेंटिटी ठीक है। उधर पीड़ित नाबालिग की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके आवास पर कल मुलाकात भी की थी और इसके बाद पूरा कलंदर थाना अध्यक्ष रतन शर्मा, भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता, इन्हें सस्पेंड भी किया गया था। इसके बाद सपा नेता और मुख्य आरोपी मोहित खान की प्रॉपर्टी की जांच के आदेश सीएम योगी ने दिए थे। आरोप है कि मोहित द्वारा तालाब और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बेकरी बनाई गई। मोहित खान भद्रसा से सपा का नगर अध्यक्ष है। वो सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी भी बताया जाता है। मोहित की भद्रसा में कई प्रॉपर्टीज है। मेन रोड पर उसकी बेकरी शॉप है। इसके अलावा उसके एक मकान में बैंक भी संचालित हो रहा है। साथ ही कई दुकानें ऐसी भी हैं जो मुख्य आरोपी ने किराए पर दे रखी हैं। अब इन सब पर पुलिस की नजर है। एक एक करके सबकी जांच की जा रही है। बता दें कि अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी। आरोपियों ने बच्ची का अश्लील वीडियो भी बनाया था और फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल किया था। अब इस मामले में खुलासा होने के बाद योगी सरकार बुलडोजर के एक्शन मूड में आई। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। अपने समाज का मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी। अब मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है। उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीर नगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे और ऐसा मुंह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुंह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। अपने समाज का मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय जाके धरना दूंगा
कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। अगर समाजवादी पार्टी मुंह नहीं खोल रही है, कांग्रेस मुंह नहीं खोल रही है, तो ऐसे ही अपराधियों को बचा रही है। उनका सेक्रेटरी मेंबर है और यह माननीय सपा का पीडीए धोखा है। हम पिछड़े में आते हैं, अनुसूचित में आते हैं। हम अपने समाज से अपील करते हैं कि हमें जैसे ही मेरे पता चला हमारे पार्टी के लोग खड़े थे और उन्होंने आवाज़ दिया तो मैंने सदन में आवाज़ उठाया। माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें संज्ञान में लिया, उन्होंने भी आवाज़ उठाया और कार्रवाई की। मैं चाहता हूं कि पीड़िता को न्याय मिले और ऐसे अब आगे अत्याचार मेरे समाज पर न हो, उसके लिए कुछ समुचित व्यवस्था है। हमने देश को आज़ाद कराया, क्या इसीलिए आज़ाद कराया। जिस तरह समाजवादी पार्टी अभी तक कुछ बोल नहीं आ रही है, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? उसे पता चलता है कि इसी तरह से अपराधियों के सहारे इस बार का चुनाव जीता है और वो थपथपा रही है कि जनता ने जीता है। जनता के साथ अगर समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है और किस तरीके से मुंह सिला जाता समाजवादी पार्टी में कि आप देखो 2 साथ जीते हुए हैं सपा से और उन्होंने आज मुंह नहीं खोला। मैं अपने समाज से अपील कर रहा हूं कि हमारा साथ दें। पूरे देश में निषादों पर अत्याचार किस न हो, उसके लिए मैं प्रभावी माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृहमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री तो साथ दे ही रहे हैं, करूंगा कि क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से प्रभावित जातियाँ जिनको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा हो, परिस्थितियों ने उजाड़ा हो, हमने देश को आज़ाद कराया हो, संविधान बनवाया हो और संविधान मिला हुआ हक। आज हमारा ये मामला अगर ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध होती तो अनुसूचित जात आयोग भी हमारे लिए खड़ा होता। सूचीबद्ध है लेकिन हमारा नाम इन पैमानों ने पिछड़ी जात में डालकर उपजातियों को आज ये धोखा होगा। अगर अनुसूचित जात की सूची में कि हम आज के दिन प्रमाण पत्र होता तो एक भय होता है कि अनुसूचित जात के बच्ची को आज उनकी महिलाएं, उनकी बेटी इसीलिए सुरक्षित हैं कि वो अनुसूचित जात के उस एक्ट से डरते हैं और हमारे लोगों को, हमारी उपजातियों को पिछड़ी में डाल के आज हमारे ऊपर इसीलिए अत्याचार हो रहा है कि अपराधी नहीं डर रहे हैं, इस तरीके को कुकृत करने वाले नहीं डर रहे हैं कि चलो जमानत हो जाएगी। मैं चाहता हूं अविलंब जो हमारी जो मझवार है, मझवार की पर्यायवाची जाति है, केवट मल्ला है, कि राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन किया है, उसे तुरंत हमें अनुसूचित जाति की सूची में उसे डाला जाना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। हमें अनुसूचित जाति से उस आयोग से सुरक्षा दिया जाना चाहिए जिस आयोग से सभी अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। हम लोगों को इसी तरीके की यह अयोध्या है, पवित्र नगरी है, पवित्र भूमि को जिस तरीके से अपवित्र करने का काम किया है, मैं इसको आज के दिन में अपील करूंगा और आवाज़ उठाऊंगा तब तक कि जब तक कोई इस्तीफा नहीं देते थे सांसद, जो यहाँ के जीते हुए सांसद हैं, जो अपराधी को बचा रहे हैं, एक्टिव मेंबर है। मैं समाजवादी पार्टी से यही कहूँगा कि तुरंत उस पर बाहर करें और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और न्याय दिलाने के लिए हम सबका साथ दें। मंत्री सांसद अपने आवास पर ही बताया जा रहा है वो अपने घर पर ही है, लेकिन अब तक नहीं पहुँचे। उन्होंने तो कह दिया हमें कुछ पता ही नहीं है। जो उनके साथ अपराधी पूरे इस इलेक्शन में साथ रहा, पैसा दिया, सबका एक्टिव मेंबर है वो, उसके मैं तो चाहूँगा कि ऐसे सांसद को तुरंत इस्तीफा दें और मैं चाहूँगा चुनाव आयोग से कि वो भी इस पर कार्रवाई करें कि ऐसे जो सांसद हों जो अपराधियों को बचाते हों उनके खिलाफ उनकी सदस्यता समाप्त करें। मंत्री राशिद खान बताया जा रहा है जो कि दबंगता दिखा रहा है। कल भी बताया गया कि उसके लोग पहुंचे अस्पताल में और धमकी दी गई है पीड़िता को। चाहते हैं कि जिसे धमकी देने वाले माननीय मुख्यमंत्री अपने आप वो मिट जा रहे हैं और हमें जो भी इसमें आएगा जस्ट में वो सब मिट जाएंगे। हम तो इनको कैसे जो धमकी देने वाले हैं हम अभी पुलिस अधिकारियों से बात। अयोध्या के भद्रसा में हुए गैंगरेप कांड पर योगी सरकार एक्शन मोड में है। कहा जा रहा है कि आरोपी सपा नेता मोहित खान की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल सकता है, उसकी जमीनों की पैमाइश हो रही है। इसके अलावा आरोपी के साथ ही सपा नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा एवं अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है।
पीड़ित नाबालिग लड़की की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। इसके बाद पूरा कलंदर थाना अध्यक्ष रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया। दोनों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई न करने और मामला दर्ज करने में देरी पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा 2 अगस्त को मुख्य आरोपी मोहित खान की संपत्तियों की भी जांच के आदेश दे दिए गए। राजस्व विभाग ने जमीन की पैमाइश शुरू कर दी। आरोप है कि मोहित द्वारा तालाब और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। गैंगरेप की ये घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करते रहे। उन्होंने सहयोग भी प्रदान किया पीड़िता की मां को और पूरी कार्रवाई पे उन्होंने बहुत जोर दिया। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया। पूरी सबकी सुरक्षा कर रखे हैं। पूरी तरह उनसे हम लोग संतुष्ट हैं, उनकी कार्रवाई से, उनके आश्वासन से, उनके सारे कार्यों से। मैम, जिस तरीके से हरकत किया जी, तो क्या कहा? उन्होंने कहा दोषी किसी भी पार्टी का हो बख्शा नहीं जाएगा। जी पूरा आश्वासन दिया। जी, और भी तमाम जैसे कि आप तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई सस्पेंड भी किए गए हैं जी। यहाँ के पूरा कलंदर की क्या कहना है? अब उसमें उनकी कुछ गलतियां पाई गई तभी तो सस्पेंड किए गए हैं। शाम तक बैठाए थे, इसीलिए जब माननीय जी ने पूछा तो पीड़िता की मां ने कहा कि शाम तक नहीं दर्ज किए, इसकी वजह से उनको सस्पेंड किया गया, लापरवाही की वजह से। जमीनें थी, तमाम ऐसी जमीनें थी, उसकी चिन्हित किया गया ना? किया वो एसडीएम साहब जाने, हम लोग तो सिर्फ वहां से वापिस आए मुख्यमंत्री जी के पास से। वो चिन्हित कर रहे हैं, कार्रवाई कितना करेंगे वो वही जाने। क्या चाहते हो आप? तो हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, फांसी हो, जैसा कि ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा न हो। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते शुक्रवार को अयोध्या की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के परिजनों के साथ अपने सरकारी आवास पर मुलाकात की थी और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का उनको भरोसा भी दिलाया था। इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा है। आज लखनऊ में जनपद अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान के साथ आए अयोध्या की पीड़ित बच्ची के परिजनों से भेंट की। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। बच्ची को हर कीमत पर न्याय दिलाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। इस पोस्ट के साथ मुख्यमंत्री ने बच्ची के परिजनों से मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की है। कहीं पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा है माइनर लड़की से रेप का, क्या कहना है सर आपका? आई एम नॉट अवेयर ऑफ फैक्ट अनलेस अनटिल, जब तक हमको कोई जानकारी न हो तो आई एम नॉट एबल टू से, आई एम नॉट एबल टू अटर एनीथिंग, एनी वर्ड्स रिगार्डिंग मैटर। एक तरफ अयोध्या गैंगरेप मामले ने प्रदेश भर में सनसनी मचा रखी है, तो दूसरी तरफ फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ फैक्ट अनलेस अनटिल, जब तक हमको कोई जानकारी न हो तो आई एम नॉट एबल टू से, आई एम नॉट एबल टू अटर एनीथिंग, एनी वर्ड्स रिगार्डिंग मैटर। अब हम जानकारी ले लेंगे तब कोई बात आपसे बता पाएंगे। सर, लेकिन हर जगह मीडिया में ये बातें सामने हैं, फोटो वीडियो सब कुछ सामने है। उस लेट मी नो अबाउट द एक्सीडेंट्स, अबाउट द मैटर, बट अगर यू लाइक टू आस्क मी, लेट मी इंक्वायर, लेट मी सी, तभी तो हम बोल पाएंगे। अभी आपको कोई जानकारी नहीं, हम तो सदन से आ रहे हैं सीधे। अंग्रेजी में जवाब देते हुए अवधेश प्रसाद अपना पलड़ा झाड़कर निकल गए, मगर इस बीच अयोध्या गैंगरेप कांड के मुख्य आरोपी मोहित खान के साथ सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज खूब वायरल होती रही। किसी में वो आरोपी के कंधे पर हाथ रखे नजर आए, तो किसी में गुलाब के फूलों की माला पहने चुनाव प्रचार में व्यस्त दिखे सांसद जी। एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेप पीड़िता की मां के साथ मुलाकात की, तो दूसरी तरफ अयोध्या से सपा सांसद इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचे, मगर आरोपी मोइन खान के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रही।
इसे लेकर एक बार फिर से सियासी हलचल भी तेज होने लगी। यहाँ सवाल पूछे जाने पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं और जब जानकारी मिलेगी तभी वो कुछ बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य मीडिया चैनल्स द्वारा पूछे गए सवालों पर अवधेश प्रसाद चुप्पी साधे रहे या फिर कहते हुए दिखे कि उन्हें इस मामले पर कुछ ज्यादा पता नहीं, पहले पूरी घटना को समझ लें फिर बात करेंगे। बता दें कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता की मां के साथ मुलाकात की थी और उन्हें कड़ी कार्रवाई के साथ न्याय का भरोसा दिलाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के कुछ ही घंटों बाद इस मामले में सख्त कार्रवाई भी शुरू हो गई और सबसे पहले थाना अध्यक्ष के साथ चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया। इसके बाद बारी आई मुख्य आरोपी मोइन खान की। अयोध्या गैंग रेप कांड का मुख्य आरोपी है सपा नेता मोइन खान। उसके घर और संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। प्रशासन की टीम सुबह 11 बजे ही बुलडोजर लेकर उसके घर पहुंच गई। पहले टीम ने पैमाइश की और बाकी जानकारियां इकट्ठा की, फिर उसकी अवैध बेकरी की बाउंड्री वॉल गिराई। ऐसे में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी फोर्स भी तैनात की गई। इससे पहले सुबह ही मोहित खान की बेकरी पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। टीम ने 4 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे और फिर बेकरी को सील किया था। अयोध्या के भद्रसा में हुए गैंगरेप कांड पर योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मूड में है। मुख्य आरोपी की संपत्ति की जांच शुरू हुई है। इसके अलावा आरोपी के साथ ही सपा नेता और नगर पंचायत भद्रसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा एवं एक अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मगर इस मामले पर समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद की चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। साथ ही अब तो आरोपी के साथ उनकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। ताजमहल को तेजो महाले कहने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों का दावा है कि उन्होंने ताजमहल के मकबरे में बनी कब्रों पर गंगा जल से जलाभिषेक किया है। दोनों युवक मथुरा के रहने वाले हैं। शनिवार की सुबह सीआईएसएफ की तहरीर पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई। सावन के महीने में हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी कावड़ और जल चढ़ाने के लिए ताजमहल पर जा रहे हैं। पिछले दिनों एक महिला कावड़ लेकर ताजमहल के पश्चिमी गेट पर पहुंच गई थी, जहां उसे सुरक्षा कर्मियों ने रोका था। शनिवार को 2 युवक ताजमहल पहुंचे। एक युवक ने वीडियो बनाया और दूसरा युवक, जिसके हाथ में पानी की बोतल थी, उस युवक ने वो पानी मकबरे के नीचे बनी कब्रों पर डाल दिया। इस घटना पर डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि 2 युवक पर्यटक बनकर ताजमहल आए थे। उन्होंने पानी की बोतल से मकबरे पर पानी गिराया। सीआईएसएफ की सूचना पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देखिए, आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को सीआईएसएफ, जो कि ताजमहल की अंदर की सुरक्षा देखती है, उसके द्वारा लोकल थाना ताजगंज पर सूचना दी गई कि 2 युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बोतल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया और उस सूचना पर सीआईएसएफ ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। सीआईएसएफ के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवकों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गंगा जल चढ़ाने का दावा करने वाले दोनों युवक मथुरा के बताए जा रहे हैं। इनका नाम विनेश चौधरी और श्याम है। ये हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं। निरंतर तौर पर पिछले 5 सालों से हिंदू महासभा ऐलान करता हुआ रहा, दावा ठोकता रहा और गंगा जल चढ़ाना तेजो महाले के अंदर हिंदुओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी के तहत मीरा राठौर जी ने सोरो कटरा से कावड़ लेकर आई, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक दिया गया। मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, जब वहाँ पर उर्स हो सकता है, कव्वाली हो सकती है, तो यहाँ पर ताजमहल के अंदर गंगा जल क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता? आज हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर गंगा जल चढ़ाया है। गंगा जल चढ़ाकर हमने जो वादा किया था हिंदू महासभा में, निश्चित तौर पर वो पूरा किया गया है। अगर ताजमहल के अंदर उर्स होगा, बिरयानी बटेगी, तो ताजमहल के अंदर शिव तांडव भी होगा, शिव चालीसा भी होगा। ऐलान दे के हिंदू महासभा ने आज यहाँ पर गंगा जल चढ़ाया और आगे निरंतर दावा, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक निरंतर यहाँ पर हम लोग गंगा जल और शिव तांडव करते रहेंगे। क्या नाम था, कहाँ पर है? इसमें विनेश चौधरी हैं और श्याम है। मथुरा के विनेश चौधरी जिला उपाध्यक्ष है और विनेश मथुरा के हमारे बब्बर शेर है, जिन्होंने ऐलान जो दिया था मीरा राठौर ने, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज गंगा जल के जो माले के अंदर पवित्र किया गया है और निरंतर हिंदू महासभा दावा करती है, इस पर करती रहेगी। कहाँ है?
फिलहाल थाना ताजगंज पुलिस ने पकड़ लिया गया। अधिकारियों से हमारी बात चल रही है। हम ये कहना चाहते हैं, जब वहाँ पर नमाज अदा कर सकता है पर्यटक, उनको जानकारी नहीं है और माफ़ीनामा लिखवा कर उनको रिहा कर देते हैं ये लोग नमाज पढ़ने वालों को, तो निश्चित तौर पर सशर्त बिना शर्त हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं को प्रशासन रिहा करे, वरना आगे भी वो झेलने के लिए तैयार रहे। हिंदू महासभा निरंतर कार्यक्रम करता रहे। जुलाई के महीने में अक्सर सुहावना मौसम देख लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। इस महीने में ज्यादा ट्रिप प्लान की जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में टूरिस्ट बड़ी संख्या में मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं, लेकिन इसी दौरान कुदरत का कहर इन पहाड़ी राज्यों में सबसे ज्यादा बरप रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति की पिन वैली में शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे बादल फट गया। इससे एक महिला मलबे में दब गई। देर शाम तक पुलिस ने महिला का शव बरामद कर लिया। इसकी पुष्टि लाहौल स्पीति के डीसी राहुल कुमार ने की। भारी बारिश के बाद क्षेत्र में कुछ सड़कें भी बंद हो गई हैं। हिमाचल में बादल फटने के साथ मौत का सैलाब आया है। शिमला, मंडी और कुल्लू 3 जगहों पर बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में अब तक 50 लोग लापता हैं। वहीं मंडी, कुल्लू और शिमला समेत 46 व्यक्तियों का अभी भी सुराग नहीं लग पाया है। खासकर समेत गढ़ में बहे 36 लोगों में से एक का भी अब तक सुराग नहीं लग पाया। इससे अब लापता लोगों के जिंदा होने की उम्मीदें भी खत्म होती जा रही हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 की रही। हालांकि इसमें किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बताया गया कि शिमला के पास रामपुर में जब बादल फटे थे तब लोग नींद में थे। राज्य आपात अभियान केंद्र ने बताया कि कुल्लू के निरमंड, सेंज, मलाना इलाके, मंडी के पधर और शिमला जिले के रामपुर में बादल फट गया। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी के मुताबिक बुधवार रात श्रीखंड महादेव के पास बादल फटने से सरपारा, गानवी और कुर्बन नालों में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके चलते शिमला में रामपुर उपमंडल समेत जल स्तर बढ़ने से 2 लोगों की मौत हो गई और 34 लोग लापता हैं। वहीं चंबा के चुराहा में बादल फटने से भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। चंबा तीसा सड़क मार्ग समेत कई सड़कें बंद हो गईं। सैलाब के रास्ते में आए घर टूट गए तो तमाम गाड़ियां मलबे में दब गईं, जिन्हें अब जेसीबी की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। मंडी में भी राहत और बचाव का काम जारी है। यहाँ बुधवार रात आए जलजले में 2 मकान ढह गए। घर में मौजूद 11 में से 2 लोगों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं, जबकि 8 लोग अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 5 से 6 दिन तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। ज्यादातर जगह आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के किसी भी जिले में अगले 6 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया है। केरल के वायनाड में तबाह हुए गांवों से मलबा हटाने का काम अब भी जारी है। सेना की ओर से एक पुल बना देने से बचाव और राहत में तेजी आई है। वायनाड की घटना में मौत का आंकड़ा 300 पार हो चुका है। शव मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब तक 346 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 300 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 180 लोगों का इलाज चल रहा है। 90 शिविरों में 9000 से ज्यादा लोगों को जरूरी सामान दिए गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वो प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना के अलावा काम में लगी एजेंसियों के उत्साह की सराहना करते हैं। केरल में आज भी बारिश का अलर्ट है। सेना ने बताया कि अब वायनाड में मलबे में दबे लोगों को ढूंढने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। वायनाड में ग्राउंड मैपिंग के लिए केरल प्रशासन की तरफ से ड्रोन मांगे गए थे।
इंडियन एयरफोर्स के C-130 सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट से 4 ड्रोन केरल पहुंच गए हैं। हिंडन एयरबेस ने C-130 सुपर हरक्यूलस के कलिकट पहुंचे। जो ड्रोन यहां आए हैं उनमें एक खास सेंसर लगे हैं जो 80 से 90 मीटर गहराई तक किसी भी ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। ये ड्रोन एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करती है। वायनाड में बड़े एरिया में लैंडस्लाइड हुआ है, इसलिए कई अलग हिस्सों में बांटकर ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। वहीं प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द इलाके की मैपिंग की जाए ताकि राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियां मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल सकें। भारतीय सेना ने शुक्रवार को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पदवेट्टी कुन्नू वायनाड में फंसे लोगों में 4 को जिंदा और सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन के दौरान पूरी सावधानी बरती जा रही है। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए लॉन्च किया गया ताकि फंसे हुए लोगों को वक्त रहते बचाया जा सके। बचाई गई महिलाओं में एक के पैर में दिक्कत हो रही थी तो उन्हें जरूरी मेडिकल मदद दी गई। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मलय घटक ने बताया कि राज्य के 242 प्रवासी मजदूर केरल के लैंडस्लाइड प्रभावित वायनाड जिले में फंसे हुए हैं। राज्य प्रशासन ने फंसे 155 श्रमिकों से संपर्क कर लिया है और दूसरे लोगों से संपर्क करने की कोशिश जारी है। उन्होंने बताया कि फंसे हुए प्रवासी मजदूर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, पश्चिम मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिले के हैं। मंत्री ने कहा कि यदि मजदूर प्रभावित क्षेत्र से वापस लौटना चाहते हैं तो राज्य प्रशासन परिवहन की व्यवस्था करेगा और उनकी देखभाल करेगा। पश्चिम बंगाल से कुल 21,59,737 मजदूर देश के दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। केदारनाथ के रास्ते में फंसे 6,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि अभी तक 1,500 से अधिक श्रद्धालु और स्थानीय लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से मची तबाही में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान में वायुसेना के चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को भी उतार दिया गया है। केदारनाथ के रास्ते में फंसे 6,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है। 1,500 से अधिक जबकि अभी भी फंसे हुए हैं। इनमें से 150 लोगों से उनके परिजनों का संपर्क तक नहीं हो पा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने से 3 जिलों में आई तबाही में मरने वालों की संख्या 8 से अधिक हो गई है और 45 लापता हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी से इस बाबत टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने आपदा के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली, साथ ही हालात से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा जताया। सीएम धामी ने बताया है कि उनके आग्रह पर वायुसेना के चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी अब बचाव अभियान में जुट गए हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के साथ ही पैदल मार्ग से भी तेजी के साथ बचाव कार्य चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को करीब 600 लोगों को हवाई मार्ग से और 2000 से अधिक लोगों को पैदल मार्ग से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सोनप्रयाग के जिलाधिकारी ने बताया कि पैदल मार्ग से निकाले गए यात्रियों को छोटे बड़े वाहनों से ऋषिकेश भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने गौरीकुंड, सोनप्रयाग और शेरसी में 286 बीमार यात्रियों का इलाज भी किया है। बुधवार करीब 9:30 बजे लिंचोली के समीप जंगल चट्टी में बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद भीमबली में 20 से 25 मीटर का पूरा मार्ग ही बह गया। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर इस मार्ग पर आए। इसके बाद रामबाड़ा, भीमबली, लिंचोली का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। बादल फटने से केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर से अधिक की सड़क पूरी की पूरी मंदाकिनी नदी में समा गई। इसके चलते बड़ी संख्या में तीर्थयात्री गौरीकुंड केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भीमबली के पास आकर फंस गए। केदारनाथ पैदल मार्ग और अन्य यात्रा पड़ावों पर फंसे यात्रियों के लिए अब जिला प्रशासन की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि केदारनाथ, लिंचोली, भीमबली, सोनप्रयाग, शेरसी, गुप्तकाशी एवं चौमासी सहित अन्य स्थानों पर यात्रा पड़ावों पर
फूड पैकेट्स साथ ही पानी की बोतलें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे जो यात्री वहां फंसे हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। उधर वायुसेना भी अपना अभियान तेजी के साथ चला रही है, लेकिन उसके रेस्क्यू ऑपरेशन में खराब मौसम के चलते रह कर दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गुप्तकाशी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद बारिश तेज हुई और इसके चलते भी रेस्क्यू ऑपरेशन को बार बार बीच में रोकना पड़ा। शुक्रवार से अभी तक 700 से अधिक यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं केदारनाथ धाम में अभी भी मौसम खराब है, इसीलिए गुप्तकाशी से केदारनाथ के मौसम की भी सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। रांची समेत झारखंड के 15 जिलों में लगातार तेज बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। रांची में बारिश के बाद स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो गई है। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क पर कमर तक पानी भर गया है। घरों में रखे सामान पानी में तैर रहे हैं। जगह जगह पेड़ गिरने से यातायात व्यवस्था डगमगा गई है। झारखंड में शुक्रवार यानी कल झमाझम बारिश हुई। राजधानी रांची में इतनी बारिश हुई कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की टीम को उतरना पड़ा। शुक्रवार को शाम 5:30 बजे तक 89.8 मिलीमीटर बारिश हुई। दिन का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। रांची में खेलगांव के रोड नंबर 5 में दिन में ही भारी जल जमाव हो गया। इसकी वजह से निचले इलाके में रहने वाले लोगों की जान आफत में आ गई। आखिरकार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की टीम को उतरना ही पड़ा। खेलगांव के पीछे बस्ती में रहने वाले लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है, खासकर उन लोगों को जो बीमार और दिव्यांग हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रांची में सुबह से भारी बारिश की वजह से दर्जनों लोग घर में फंस गए। खेलगांव में कई फीट तक पानी भर गया। बेसमेंट में लोगों ने पार्किंग एरिया बना रखा है, उसमें भी पानी भर गया, जिसमें मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। प्रशासन को इसके बारे में सूचित किया गया, तब जाकर एनडीआरएफ की टीम पहुंची और जल जमाव की वजह से फंसी महिलाओं, बच्चों और अन्य लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बारिश के चलते लोग अपने ही घर में बंधक बन गए। जो लोग ऑफिस के लिए निकल गए हैं वो ऑफिस से घर के लिए वापस लौट नहीं पा रहे क्योंकि भारी जल जमाव हो गया है। फ्लैट के पीछे कच्चे मकानों में काफी संख्या में लोग रहते हैं। एनडीआरएफ की टीम ने उनका भी रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। लोगों ने कहा कि पहले बारिश का पानी खेलगांव के पास वाले नदी नाले में बह जाता था, अब नहीं जाता। हालांकि भारी बारिश की वजह से हुए जल जमाव के बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची तो बाद में रांची नगर निगम की टीम भी नालियों की सफाई के लिए पहुंची। हालांकि देर शाम तक गलियों में पानी जमा था, लोग काफी ज्यादा परेशान भी थे। इधर भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि 2 अगस्त यानी कल शाम 5:30 बजे तक राजधानी में 89.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान पलामू में 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि एक दिन की वर्षा की वजह से अधिकतम तापमान में 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट भी आई है। वहीं न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान आज 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। ये दौरा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर की समय सीमा से कुछ हफ्ते पहले होगा। कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू भी होंगे। कश्मीर पहुंचने के बाद आयोग सबसे पहले श्रीनगर में राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा। वे तैयारियों की समीक्षा के लिए सीईओ, एसपीएनओ और केंद्रीय बल समन्वयक के साथ भी बैठक करेंगे। इसके अलावा आयोग मुख्य सचिव, डीजीपी, जिला चुनाव अधिकारियों और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ तैयारियों की समीक्षा करेगा।
मार्च में कुमार उस समय केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने वाले 3 सदस्यीय आयोग के एकमात्र सदस्य थे। उन्होंने राजनीतिक दलों और जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया था कि निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द ही कराएगा। उस समय निर्वाचन आयुक्त के 2 पद खाली थे। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही उन्हें भरा गया था। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद कुमार ने कहा था, ये सक्रिय भागीदारी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत ही बड़ी सकारात्मक बात है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे। श्रीनगर में आयोग सबसे पहले राजनीतिक दलों से मुलाकात कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय बलों के समन्वयक के साथ समीक्षा की जाएगी। आयोग 10 अगस्त को कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक के लिए जम्मू का दौरा करेगा। समीक्षा प्रक्रिया पर मीडिया को जानकारी देने के लिए आयोग जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। दरअसल 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था। तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इन फैसलों के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में चुनावी कवायद आमतौर पर 1 महीने तक चलती है। परिसीमन कवायद के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आवंटित सीटों को छोड़कर विधानसभा सीट की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने के नए संकेत देते हुए निर्वाचन आयोग ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से कहा कि वो अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला कर दे। आयोग चुनाव से पहले ये कदम उठाता रहा है। आयोग लगातार ये नीति अपनाता रहा है कि चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन जगहों पर तैनात नहीं किया जाए जहां वो लंबे समय से काम कर रही हैं। निर्वाचन आयोग का लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी करना एक आम बात है। हाल ही में आयोग ने जम्मू कश्मीर और तीनों राज्यों में मतदाता सूचियों को अपडेट करने का आदेश दिया था। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को किसी व्यक्ति से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा जताया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिनमें पप्पू यादव को गंभीर परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी जा रही है। साथ ही धमकी देने वाला व्यक्ति भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। वे पूर्णिया सांसद के परिवार की महिलाओं के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर रहा है। इसी को आधार बनाकर पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने 15 जुलाई 2024 को गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। अपने और परिवार के सदस्यों के लिए जान के खतरे का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री से अपनी सुरक्षा को वाई कैटेगरी से बढ़ाकर जेड कैटेगरी में करने की मांग की थी। इससे पहले 14 जून को पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर उन पर और एक पूर्व विधायक और कुछ व्यवसायियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। उन्होंने आगे कहा था कि तेजेंद्र, खगेंद्र और कुछ लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची है और उन्हें रंगदारी के झूठे केस में भी फंसाया गया है। पप्पू यादव ने कहा था कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आगे कहा था कि वे इससे डरने वाले नहीं हैं और सीमांचल को भ्रष्टाचार मुक्त भी बनाएंगे। पूर्णिया सांसद ने आरोप लगाया था कि सीमांचल में जमीन माफिया, अधिकारी, थाना और कुछ राजनेताओं के गठजोड़ के कारण भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। पप्पू यादव ने कहा था कि पूर्णिया, कटिहार और सीमांचल के इलाके में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल की निगरानी के लिए मैं कोर्ट जाऊंगा। आपको बता दें कि रंगदारी वसूलने के मामले में पप्पू यादव पर केस दर्ज हुआ था।
कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज कराने की बात कही थी। हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में राजेंद्र रंजन उर्फ पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ा था और जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुमार को 16,000 से ज्यादा मतों के अंदर से हराया था। आरजेडी की बीमा भारती तीसरे स्थान पर थी। ईरान के अंदर हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हालात बहुत ही तनावपूर्ण हो गया है। ईरान की सेना अब इजराइल पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रही है। इस हमले के बाद जद में लेबनान भी आ सकता है, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली इलाके में रॉकेट बरसा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, हिजबुल्लाह, हूती तीनों मिलकर इजराइल पर एक साथ मिसाइल, रॉकेट और विस्फोटक ड्रोन से हमला बोल सकते हैं। इस खतरे को देखते हुए इजराइल में नागरिकों से बम शेल्टर को साफ करने और सभी जरूरी सामान रखने के लिए कहा गया है। वहीं इस बड़े खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने भी इजराइल और लेबनान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दरअसल इन तीनों ही देशों में कुल मिलाकर 40,000 भारतीय रहते हैं जो वहां नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इजराइल में 26,000, ईरान में 10,000 और लेबनान में 4,000 भारतीय रहते हैं। इजराइल में साल 2023 में जहां 18,000 भारतीय रहते थे, वहीं अब ये बढ़कर 26,000 हो गए हैं। इजराइल ने बड़े पैमाने पर भारतीय कामगारों की भर्ती की है। इस वजह से ये तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेबनान हिजबुल्लाह कमांडर से लेकर ईरान तक एक के बाद एक हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या से भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ गई हैं। इजराइल में अब भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। यही नहीं, भारत में सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को इजरायली नागरिकों और यहूदियों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अमेरिका के दूतावास को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया था। इस हमले में एक आम नागरिक की मौत हो गई थी। साल 2021 में इजराइल के नई दिल्ली स्थित दूतावास के पास क्रूड बम का एक विस्फोट हुआ था। 26 दिसंबर 2023 को इजरायली दूतावास के पास एक और धमाका हुआ था। इन हमलों के पीछे ईरानी गुटों पर आशंका जताई गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। वहीं ईरान के जवाबी हमले के डर से भारत की एयर इंडिया ने इजराइल को जाने वाली उड़ान को 8 अगस्त तक रद्द कर दिया है। एयर इंडिया ने कहा है कि वो लगातार मिडिल ईस्ट के हालात पर नजर रखे हुए है। वहीं इजराइल में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीयों से अपील की है कि वो सतर्क रहें और इलाके में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए स्थानीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन भी करें। उन्होंने कहा कि भारतीय जरूरी हों तो ही घर से बाहर निकले। ऐसे घरों में रहें जहां पर सुरक्षा के लिए शेल्टर बने हुए हैं। साथ ही कोई भी संकट आने पर हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल भी लेबनान और ईरान को निशाना बना सकता है। इजराइल के फाइटर जेट और मिसाइलें पूरे अलर्ट मोड में हैं। इससे इन देशों में भी भारतीयों पर खतरा रहेगा। ऐसे में वो सतर्कता बरतें। देखिए, बारिश हो रही है। हम तो बहुत उम्मीद आशा कर रहे थे कि और बारिश हो। ये राज्य में वैसे बारिश की बहुत कमी है और कितना आज बारिश हुआ है ये तो अभी जाने के बाद पता चलेगा। हम अपने सरकार की व्यवस्थाओं में जानकारी लेंगे और कहाँ कम बेसी हुआ है, कहाँ घटना घट रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। और अब मुझे जानकारी है कि शायद अभी 1-2 दिन 3 दिन और भी बारिश होगी। और सर आपको लगता है सर कि जो अग्निवीर योजना है उसको बंद कर देना चाहिए? बहुत ज्यादा उसको लेके हाउस के भीतर आपने अग्निवीर को लेके राज्य सरकार की तरफ से जो घोषणा की है उसके बारे में देखिए, अग्निवीर की परिकल्पना जब से रखी गई है उसी दिन से ये योजना विवादित है।
और जिस तरीके से देश को संदेश देने का कोशिश किया जा रहा है, अग्निवीर के खामियों को छुपाने का प्रयास हो रहा है, ये बहुत बड़ा धोखा नौजवानों के साथ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और शायद आपने अग्निवीर में शहीद पीड़ित परिवार की भी बातों को सुना, इसलिए कहीं न कहीं ये योजना नौजवानों की मजबूर हालात जो रोजगार को लेकर देश में एक राक्षस का रूप ले चुका है, ऐसी स्थिति में ये योजना निश्चित रूप से नौजवानों के लिए बहुत सुखद नहीं है। सत्र का समापन हो गया, आपने कहा कि सत्र अनवरत चलता रहेगा। ये अगर ऑल ओवर मिला के देखा जाए तो ये सत्र कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय भी हुए, गवाह भी बना, लेकिन विपक्ष का हो हंगामा उस समय भी जारी रहा। ये 6 दिनों में आप बीजेपी को किस रूप में देख रहे हैं सर? ये जो चल रहा है विपक्ष के रवैये को हम अपने विपक्ष के रूप में उसको देखते हैं, हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं, और क्या देखते हैं। सर, ये जो बीजेपी के प्रदेश जो 24 जिलों में जो कार्यालय बने हैं, आपने गंभीर जो है आरोप सदन के भीतर लगाया कि आपको लगता है कि लैंड स्कैम हुआ है, गैर मजरूआ जमीन पे ये कार्यालय? पता चलेगा, अभी और भी पता चलेगा, चिंता मत कीजिए। इस पूरे सत्र को सर उसमें हमेशा आखिरी सत्र ये कोई नोटिफिकेशन है क्या? ये आखिरी सत्र है, 4 विधेयक भी आए हैं। आप लोगों के पास कोई नोटिफिकेशन है क्या? फिर ये सवाल डेवलप कहाँ से होता है? अभी सरकार है, चल रही है, मजबूती से चल रही है, और हमने कहा है ये सरकार 5 साल पूरी चलेगी, और आने वाला समय में भी हम लोग सत्र का अगुवाई करेंगे, सत्र को संचालित करेंगे। असम के मुख्यमंत्री झारखंड में है सर, असम को ना देख करके झारखंड को देख रहे हैं। पता नहीं, उनसे भी पूछा जाए कि भाई बाढ़ में उन्होंने कितने दौरा किए हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में। हमें तो उस राज्य में हमारे झारखंडी भाई लोग बड़े तादाद में हैं, उनकी भी चिंता है, इस आशा पर हमने उनको सहायता राशि भी उपलब्ध कराया है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अपनी राज्य से ज्यादा चिंता उनको अब इस राज्य की हो गई है। पता नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपरा है कि उनको इस राज्य में किस उद्देश्य से यहाँ पर विचरण कराया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, उनका अपना एजेंडा है और हम लोग अपने एजेंडे में काम करते हैं। आपने रांची जमशेदपुर की डेमोग्राफी का भी